गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हो? तो हम लोग सिमिलर जल्दी से समाप्त करेंगे, मेरे को डिले हो रहा है, कॉन्फ्रेंस शुरू करनी है आज। ठीक है, अलजेब्रा की क्लास चलेगी, आप पढ़ रहे होंगे इसे। ठीक है भाई, स्लो पढ़ने का समय नहीं है गणेश। आपके सामने दिया हुआ है कि एबीसीडी रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल है ईसी विकर्ण है। अभी ऐसे साइड सीडी पर कौन की है? ट्रायंगल ईएफसी का एरिया 4 है, ट्रायंगल बीएफसी का एरिया 5 है। तो आपसे पूछा है चतुर्भुज एडीईएफ का एरिया क्या होगा, क्वाड्रेंगल एडीईएफ का एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों? मैं सवाल को बड़ा कर देता हूं, बेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे। एक रेक्टेंगल है, अभी इस ट्रायंगल का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस ट्रायंगल का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है कि बताइए चतुर्भुज एडीईएफ, इस चतुर्भुज का एरिया कितना है? आपसे पूछा है, करो बच्चों, कौन करेगा? स्टूडेंट्स बताइए मेरे दोस्त। ठीक है, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जैसे रेक्टेंगल है भाई, अगर आप रेक्टेंगल का डायगोनल खींचेंगे डायगोनल, तो एरिया आधा आधा होगा। जो एरिया ट्रायंगल का वही एरिया ट्रायंगल होगा, कांसेप्ट नंबर 1। अब मुझे बताओ भाई, सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे आएगा? इस चतुर्भुज एडीईएफ का एरिया बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन में से कहूंगा, मजा आएगा मेरे दोस्तों। आपको यहाँ पे कैसी फिगर दिखाई दे रही है? अभी जैसे पहले दोस्तों ट्रायंगल बीसीई को देखो, मैं जितना देखने के लिए बोलता हूं, देखो ट्रायंगल बीसीई को देखो, ट्रायंगल बीसीई को देखो, ये सीवन है, ये सीवन है, सीवन है। तो भैया ट्रायंगल का बेस रेशियो डिवाइड होता है, एरिया बेस रेशियो होता है। केवल ट्रायंगल बीसीई को देखो, ये सीवन है, सीवन। अरे 4-5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेस भी 4-5 का रेशियो होगा, ये 4:5 का रेशियो होगा। बोलोगे जी सर, अभी ईएफ से एफबी का रेशियो 4:5 होगा। मैंने आपको कैंची का समझाया बहुत अच्छी तरीके से। अभी आमने सामने दोनों ट्रायंगल सिमिलर, अगर ये रेशियो 4:5 है, ये 4:5 का रेशियो है, तो ये रेशियो 4:5 होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हां सर, सिमिलर। ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होना चाहिए। ये कैंची आपको दिखाई दे रहा है, कैंची का देखो, कैंची का सभी दिख रही है। अगर ये 4:5 है, 4:5, तो ये भी 4:5 ही होना चाहिए, 4:5 होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर। अब बेस रेशियो डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में होता है बच्चों। ट्रायंगल एबीसी को देखो, ट्रायंगल एबीसी को, त्रिभुज एबीसी को देखो, ट्रायंगल एबीसी को, ये सीवन है बच्चों, सीवन है, सीवन है, सीवन है। बेस 4:5 के रेशियो में, एरिया 4:5 के रेशियो में। 4 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने गुना है? 1.25। 4 को 1.25 से गुणा करेंगे 5 आएगा, तो 5 की वैल्यू 1.25 आएगी, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया 6.25 है। ट्रायंगल एबीएफ का जो एरिया है बच्चों 6.5 है। तो मेरे प्यारे भाई, टोटल एरिया क्या होगा? एबीसी का 6 और 5 11 11.25 हो गया कि नहीं होगा टोटल? अब एरिया बाइसेक्ट करता है, किसी ट्रायंगल रेक्टेंगल डायगोनल खींचेंगे तो एरिया बाइसेक्ट होता है, इसका एरिया बनेगा, इसका एरिया बनूगा। ट्रायंगल एबीसी का टोटल एरिया कितना है मेरे प्यारे? 5 और 6 11.25 11.25, ये 4 है। इसका एरिया कितना आ जाएगा? 7.5 में से 4 माइनस करेंगे तो ट्रायंगल एरिया 7.725 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे। बेस रेशियो में, एरिया रेशियो में अगर ट्रायंगल सीमित है, 4 5 है, कितने गुना है? 1.25 गुना है मेरे प्यारे। तो 5 की वैल्यू 1.25 गुना 6.5, टोटल 11.5 4 7.25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल लेंगे 76। करो स्टूडेंट्स, 76 नंबर सवाल बनेगा जी। ट्रायंगल एबीसी में डी और ई मेरे दोस्तों, एबी और एसी पर 2 पॉइंट है, डी और ई। एम और एन, बीडी और एसी पर 2 पॉइंट हैं। डी ई एम एन और बीसी पैरेलल है। एडी से डीएम का रेशियो 3:2 है, डीएम से एमबी का रेशियो 6:7 है। तो पहले तो चित्र बनाएंगे, तभी समझ आएगा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप अपने सामने ट्रायंगल बनाएंगे मेरे प्यारे। ट्रायंगल मैंने ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल एबीसी में मेरे प्यारे दोस्तों हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, बोला है डी और ई 2 पॉइंट है, एबी और एसी पर। ठीक है, और एम 2 पॉइंट है, बीडी और एसी पर। तो मेरे प्यारे डी और ई 2 पॉइंट है, एबी और एसी पर, तो डी और ई 2 पॉइंट है, एबी और एसी पर। ठीक है, डी और ई एबी पर 2 पॉइंट है। उसके बाद बीडी और इसी, ये लाइन बीडी है, ये लाइन इसी है। बीडी और इसी पर 2 पॉइंट है, एम और एन। बीडी पर पॉइंट एम है और इसी पर एक पॉइंट एन है ना, ये हो गया एम एन। सामने ये पैरेलल है, डीई एम एन और बीसी, तीनों ही पैरेलल लाइन है, तीनों ही समांतर रेखाएं। इसके बाद बोला एडी से डीएम का रेशियो 3:2 है। एडी से डीएम का जो अनुपात है बच्चों, वो 3:2 है, 3:2। जबकि डीएम से एमबी का रेशियो 6:7 है। डीएम से एमबी का जो रेशियो बच्चों, वो 6:7 है, डीएम से एमबी का रेशियो 6:7 है। बोला है अगर क्वाड्रेंटल डी एम एन, चतुर्भुज डी एन एम का एरिया 432 है, तो क्वाड्रेंटल एम एन सी बी का एरिया बताओ, चतुर्भुज एम एन सी बी का एरिया बताओ। ये सवाल है मेरे प्यारे, करिए। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे कंबाइन करो दोनों रेशियो। एडी से डीएम का रेशियो 3:2 है, जबकि डीएम से एमबी का रेशियो 6:7 है। तो डीएम दोनों में कॉमन बराबर होना चाहिए 2 है, तो यहाँ पे 6 है, 2 है, 2 को 6 बना लेते, किससे गुणा 3 से, 3 से गुणा करूंगा तो 3 2 6 3 3 9। मैं इसको लिख सकता हूं मेरे प्यारे 9 रेशियो 6। आप बोलोगे जी सर, यानी कि रेशियो आ गया एडी डीएम और एमबी का जो रेशियो है 9 रेशियो 6:7 होगा। मुझे इस क्वाड्रेंटल का एरिया, इस क्वाड्रेंटल का एरिया पूछा, जवाब देंगे। अगर ध्यान से देखो तो आपके सामने यहाँ पर 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तीनों के तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप हैं। ये तीनों ही ट्रायंगल, ये वाला एंगल कौन है? ये वाला एंगल इनके बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का स्क्वायर होगा। सिमिलर तो एरिया का जो रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का स्क्वायर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है भाई? यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है मेरे दोस्तों 9 है, 9। ये कितना है मेरे दोस्तों? 9 और 6 15, 15 हो गया, 9 6 15। कितना हो गया मेरे प्यारे? 9 6 15 और 7 टोटल कितना होगा? 22, 15 7 22। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 9 15 22 है ना? करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो कितना? 9 15 22, 9 है, 9 6 15 और 15 7 22। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 9 रेशियो 15 रेशियो 22। तो एरिया का रेशियो कितना होगा? स्क्वायर। एरिया का रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225 और 22 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 484। आप बोलोगे हां जी सर, 44। ये तीनों ट्रायंगल के, पहला ट्रायंगल एडीई, दूसरा ट्रायंगल एएमएन और तीसरा बड़ा ट्रायंगल एबीसी, तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ गया। सवाल में आपको दिया क्या है? सवाल में आपको क्वाड्रेंटल डीईएनएम का, इस चतुर्भुज का एरिया बीच वाले का, इस क्वाड्रेंटल एरिया कैसे आएगा डीएमएन का? अगर मैं सेकंड ट्रायंगल के एरिया में से फर्स्ट ट्रायंगल एरिया घटाऊं, आएगा 285 में से 81 घटाएंगे मेरे दोस्तों, तो कितना आएगा मेरे प्यारे? आपका जवाब होगा 22 144। इसका एरिया 144 मिनट आएगा, 144। और इसकी वैल्यू सवाल में 432 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है मेरे प्यारे भाई। कितने गुना है? 3 गुना है, 3 टाइम्स है। आपसे पूछा है क्वाड्रेंटल एमएनसीबी का एरिया कैसे आएगा? जब आप तीसरे ट्रायंगल में से दूसरे ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तीसरे में से दूसरे घटाओ, 484 में से 225 घटाएंगे तो 9 259 259 आएगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे सर 259 यूनिट की वैल्यू पूछे तो 3 गुना होगी, 750 प्लस 27 यानी कि 777 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर था। बड़ा बेसिक सवाल था, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको बेसिकली 3 सिमिलर ट्रायंगल दे रखे थे, उनके एरिया का रेशियो पता लग जाएगा। क्वाड्रेंटल एरिया कैसे निकालेंगे? घटा के। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सिमिलरिटी का सवाल था। अच्छा अब देखिएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 77 और 78 इन दोनों को खुद से ट्राई करिएगा। मैंने आपको सिमिलरिटी के 76 सवाल करवाए हैं, 2 सवाल आप खुद से करिएगा, ना हो तो भैया कुछ नहीं हो सकता आपका। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे आपके सामने 79, खुद से ट्राई करिएगा, थोड़ी मेहनत खुद भी किया करो। अगला क्वेश्चन हम लेंगे 79। ठीक है, कंबाइन किया बेटा, मुस्कान, हमने दोनों रेशियो कंबाइन किया है जी। ये जो सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने फिक्स फॉर्म है, इसको आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा याद रखिएगा। ये फॉर्म मैंने बीच में करवानी बंद कर दी थी, लेकिन आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में इस पे सवाल आया तो मैंने इसको दोबारा से करवाया है इस बार। ध्यान सुनिएगा, यदि ट्रायंगल की भुजाएं समांतर श्रेणी में है, किसी त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है और सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे एंगल का दुगना है, लार्जेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का दुगना है, तो ट्रायंगल की साइड का रेशियो क्या होगा? ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्म ध्यान रखिए। मैं आपको भी बताऊंगा एग्जैक्ट सवाल जो अभी आया है 2021 में। अगर किसी ट्रायंगल की साइड समांतर श्रेणी में, साइड आरटीपी अभी, और जो लार्जेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट एंगल है मेरे प्यारे, सबसे बड़ा कौन है? वो सबसे छोटे कौन का दुगना है। लार्जेस्ट एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक, अगर आपको मेरे प्यारे कहीं भी ऐसा दिखाई देता है तो उस ट्रायंगल की जो साइड का रेशियो होगा वो हमेशा ही 4:5:6 होगा, 4:5:6। इसको ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, 4:5:6। ठीक है, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, यू शुड रिमेंबर दिस ओनली। पेपर में सवाल ये आया था मेरे प्यारे भाई, एक ट्रायंगल की साइड समांतर श्रेणी में है, त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में, सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे एंगल का दुगना है, इसकी जो छोटी भुजाएं 8 10 है, ट्रायंगल की जो छोटी भुजाएं 8 10 है, तो बताओ तीसरी भुजा क्या होगी? ट्रायंगल की जो स्मॉलेस्ट भुजाएं 8 10 है, लार्जेस्ट साइड क्या होगी? अगर साइड 18 है, सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे एंगल का दुगना है, तो साइड का रेशियो 4 5 6 होना चाहिए, दुगना 4 गुना 8 5 गुना 10, सबसे बड़ी साइड 6 गुना 12 सेंटीमीटर। ये सवाल है, अभी रिसेंट आया है। ठीक है, 2 3 4 नहीं होगा, 4:5:6 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अब इसके आगे कहानी देखेंगे हम दोस्त। यहाँ से सवाल नंबर आपके सामने बनाएंगे, लीजिए बेकार भी तुम्हारा सृष्टि डिस्प्ले रहेगा। स्टडी द गिवन फिगर, इस फिगर को स्टडी करो एंड आंसर करो फॉलोइंग क्वेश्चन का। फाइंड द लेंथ ऑफ एबी, एबी की लंबाई बताइए। इट इज गिवन दैट ये दिया गया है कि बीडी की लंबाई 4 है, बीडी की लंबाई 4 है, तो आप एबी की लंबाई बताओ। आपको चित्र दिखाई दे रहा है, आपको चित्र दिखाई दे रहा है, सामने देखिए 6 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। बीडी की लंबाई 4 है, तो आपसे पूछा एबी की लंबाई क्या होगी एबी की। अब यहाँ से जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो कराऊंगा मिड पॉइंट थ्योरम पे, मध्य बिंदु पे। बताओ भाई, ध्यान सुनिएगा, अगर ये 90 है, ये भी 90 है, दोनों लाइन 90 90 समझ दोनों लाइन पैरेलल है।
अगर ये 6 है 3 है आधा है यानी कि मेरे दोस्तों बी मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये दो लाइन पैरेलल है इसका आधा तो बी मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि बी अगर 4 है तो बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, डी ऑप्शन आंसर है बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। ए ऑप्शन सवाल का आंसर था। अब इसका आगे जो भी सवाल है मेरे दोस्तों सारे मिड पॉइंट थ्योरम, ये वाला सवाल करिएगा मेरे दोस्तों 81 नंबर, ये वाला सवाल 2022 के सीजीएल के प्री पेपर में आया है। ये क्वेश्चन आपको 4 साल करवा रहा हूं, 4 साल से सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे डाटा बदला था, यहां पे 12 24 दे दिया था इस वाले एग्जाम में। करो ट्रायंगल एबीसी की साइड एबी और एसी के मिड पॉइंट एक्स और वाई, यदि बीसी प्लस एक्स वाई 12 है तो बीसी माइनस एक्स वाई बताओ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अगर आपके सामने दोस्तों ट्रायंगल है, कुछ बच्चे बनाने की जरूरत नहीं, आप बस बनाना पड़ता है। ट्रायंगल एबीसी है, साइड एबी और एसी के मध्य बिंदु है एक्स और वाई, मिड पॉइंट है एक्स और वाई है, मिड पॉइंट बीसी प्लस एक्स वाई 12 है तो बीसी माइनस एक्स वाई। अगर मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों तो मिड पॉइंट थ्योरम से अगर बीसी 2 है तो एक्स वाई की वैल्यू क्या 1 मीटर, तो बीसी प्लस एक्स वाई क्या है 2 प्लस 1 3, 3 के वैल्यू सवाल में 12 दिया 4 गुना, पूछा क्या बीसी माइनस एक्स वाई 2 माइनस 1, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 3 वैल्यू 12 1 4 यूनिट, इस सवाल का आंसर था डी ऑप्शन। अगला सवाल ये बताइएगा मेरे दोस्तों 82 नंबर, तो जल्दी से क्या आंसर है। केशव जी आया, क्या आप ये सवाल कर पा रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई। ट्रायंगल टीएपी में एंगल टीएपी 60 डिग्री है, देखो कितना गंदा ट्रायंगल है। ट्रायंगल टीएपी में पहले आप टीएपी बना लो ना, टी ए पी, एंगल टीएपी 60 डिग्री है, टीए की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, एपी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब एपी का मिड पॉइंट है, तो के जो है वो एपी का मिड पॉइंट है, एपी का। ए से एक लाइन पीपी से ऊपर इस प्रकार मिलती है, ए से एक लाइन पीपी पर मिलती है कि एंगल ए के ओ 120 ए के ओ, तो मेरे दोस्तों यहां पे एक लाइन आप इस प्रकार मिलाते हो कि जो एंगल ए के ओ है 120 डिग्री है 120 डिग्री का। तो आपसे पूछा ओके की लंबाई ओके कितना है भाई, अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्यों भाई 120 है मेरे दोस्तों, पैरेलल सीधे खींचेगा 120 तो 60 डिग्री होगा, क्लियर है। तो मेरे दोस्तों इसका मतलब ये जो लाइन है 60 60 दोनों का पैरेलल पैरेलल होगी क्यों पैरेलल, और ये मिड पॉइंट है मध्य बिंदु है कि मिड पॉइंट है एपी का, मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींचोगे तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी, और बाय द मिड पॉइंट अगर 6 है तो ओके आधा होगा 3 6 आधा 3 सेंटीमीटर आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, बताइए देखो 2019 के मेंस में सवाल है, मेंस में ऐसे सवाल आ जाते हैं, देखो ताज्जुब की बात है। 10 सीट धमंग मेरे दोस्तों आपके सामने है ये ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर एस और टी मिड पॉइंट है पीक्यूआर के, तो एस और टी मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है पीक्यूआर, ये मिड पॉइंट है एस और टी। एंगल क्यू पी आर 75 क्यू पी आर ये वाला एंगल 75 डिग्री का 75 डिग्री का, उसके बाद पी आर क्यू 40 ये वाला एंगल 40 डिग्री का 40 डिग्री का। तो आपसे पूछा एंगल टी एस क्यू ये वाला एंगल आप बताओ, ये एंगल टी एस क्यू कितने डिग्री का, जवाब टी एस क्यू करिए पहले बच्चों। यस आप नहीं कर सकते भाई साहब, ये 40 तो ये 40 डिग्री होगा, तो क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, मिड पॉइंट से दोनों लाइन पैरेलल है, हैं पैरेलल होगी कि नहीं। अब ये एंगल आपसे पूछा है, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो पीएसटी का, तो एक्सटीरियर एंगल भाई कौन है 75 40, इन दोनों का सम होगा 115 डिग्री, 115 डिग्री सवाल का आंसर था डी ऑप्शन। अब भी ना करें तो जीवन व्यर्थ है आपका। ये सवाल बताइएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 84, इससे पहले जरा मुझे बताओ 85 करेंगे, काफी ज्यादा दोस्तों वाला सवाल है, बनाओ क्या आंसर है इसका, फटाफट करेंगे। बच्चों आज तो आज है, कल झेलना पड़ेगा तुम्हें। मैं सोच रहा हूँ इस सैटरडे को भी आपकी क्लास ले लूं। जी ये बताइएगा मेरे दोस्तों, ट्रायंगल एबीसी आपको दिया है, ट्रायंगल एबीसी में पीआर टू एबी और एसी के मिड पॉइंट है, ट्रायंगल एबीसी है बच्चों, पीआर टू एबी एसी के मिड पॉइंट है, तो पीआर टू मध्य बिंदु है, दीस आर द मिड पॉइंट्स। आप बोलोगे सर पूरा ट्रायंगल है, उसके बाद यदि पीक्यू पर कोई पॉइंट आर इस प्रकार है, पीक्यू पर कोई पॉइंट आर इस प्रकार है कि पीआर से आर टू का रेशियो 3:5, पीक्यू पर कोई पॉइंट आर इस प्रकार है कि पीआर से आर टू का रेशियो 3:5 है 3:5। अगर क्यूआर की लंबाई 20 है तो बीसी की लंबाई पूछिए करो भाई, अगर 3 यूनिट है 5 यूनिट है 8 यूनिट हो गया, तो बीसी 2 गुना 16 यूनिट होना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम से। यहाँ पे क्यूआर की लंबाई 20 बोले, क्यूआर 5 यूनिट, 5 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है 4 गुना, तो 16 की वैल्यू 4 गुना होगी 64 सेंटीमीटर, तो बीसी की लंबाई 64 होगी, ये आंसर है सवाल का, सी ऑप्शन मेरे प्यारे भाई। चलो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आ जाते हैं मेरे दोस्तों सवाल नंबर 84 की तरफ, इससे लेकिन अगला कंसेप्ट चलो अपनी कॉपी में डालेंगे, मीडियल ट्रायंगल। मीडियल ट्रायंगल बच्चों मीडियल ट्रायंगल क्या होता है जानते हैं आप, मीडियल ट्रायंगल ध्यान सुनिए दोस्तों, पहले दोस्तों मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों साइड एबी का मिड पॉइंट डी है, साइड एबी का मिड पॉइंट डी है, और साइड एसी का मिड पॉइंट ई है, साइड एसी का मध्य बिंदु ई है, और ये हो गया मेरे दोस्तों यहाँ से डी, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों डी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ट्रायंगल एडीई का जो एरिया होगा, मैं अगर मान लेता हूं कि माना माना ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया वो 4 यूनिट है, माना ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो 4 यूनिट है 4, तो आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल एडीई का एरिया कितना होगा, जवाब दो मेरे प्यारे। इस ट्रायंगल एडीई का एरिया कितना होगा, मैंने आपको समझाया है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 2 है, एरिया का रेशियो 1:4 होगा, एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 2 एरिया का रेशियो 1:4। अगर पूरे बड़े ट्रायंगल के लिए 4 यूनिट है, इसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर आएगा, बनाएगा इसका एरिया हाफ। ट्रायंगल एडी का कितना, पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी के लिए 4 है, इसका एरिया कितना होगा, बनाएगा 2। मैं बिल्कुल बुद्धि बिछाइए, छोटे बड़े कितनी बातें कंसेप्ट बता दिया, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 2 एरिया का रेशियो 1:4, बड़े ट्रायंगल के 4 इसका एरिया कितना होगा 1। मैं कहता हूं साइड बीसी का मिड पॉइंट जो है f है, साइड बीसी का मिड पॉइंट f है, ये वाली जो लाइन होगी मेरे दोस्तों बीसी के पैरेलल होगी, इसकी जरूरत नहीं, साइड बीसी का मध्य बिंदु है f है। तो आप मुझे बताओ ये जो ट्रायंगल बीडीएफ बनेगा, ये जो ट्रायंगल बीडीएफ बनेगा, इसका एरिया कितना होगा। ये आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो साइड्स के मध्य बिंदु को आप मिलाओगे तो छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 4 होगा, पूरे ट्रायंगल के लिए 4 इसका एरिया कितना होगा 1 बचेगा, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, दो साइड्स के मिड पॉइंट मिलाएंगे, ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट होगा, है ना। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई साइड बीसी का मिड पॉइंट है, साइड एसी का मिड पॉइंट है, आप बोलोगे जी सर, तो मेरे दोस्तों आप यहां से इसको मिलाएंगे तो मेरे प्यारे भाई ये जो ट्रायंगल बनेगा सीएफई इसका एरिया भी 1 होगा 1 यूनिट, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम की थोड़ी दोबारा से पढ़ लो, पूरे ट्रायंगल का एरिया है बच्चों 4, इसका भी 1 इसका भी 1 इसका भी 1, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना बचा इस वाले ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट बचा, ज्यादा मुस्कुरा मत, इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे भाई मीडियल ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल डीईएफ इज मीडियल ट्रायंगल ऑफ एबीसी, इसी ट्रायंगल की इज मीडियल ट्रायंगल ऑफ एबीसी, मीडियल ट्रायंगल ऑफ एबीसी।
किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है उसे हम ऑरिजिनल ट्रायंगल का मीडियल ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल एबीसी की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को हमने मिलाया, जो ट्रायंगल बना है डीएफ, इसको हम ट्रायंगल एबीसी का मीडियल ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल डीएफ का जो एरिया होगा, यहाँ पे चार ट्रायंगल आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। और ट्रायंगल डीएफ का जो एरिया होगा मेरे प्यारे भाई, वो ऑरिजिनल ट्रायंगल एबीसी के एरिया का 1/4 होगा, और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का 1/4 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ट्रायंगल डीएफ का जो एरिया होगा वो ट्रायंगल मीडियल को हिंदी में मीडियल बोलते हैं। ट्रायंगल डीएफ का जो एरिया होगा ट्रायंगल एबीसी के एरिया का 1/4 होगा, 1/4। दिस इज द कांसेप्ट। क्लियर है? इसको थोड़ा डाउट लेक्चर बंद करो, दोबारा से मिड पॉइंट पढ़ लो ना, आधे घंटे मिड पॉइंट समझाइए फिर पूछ रिपीट। गधो पढ़ते क्यों नहीं हो? मैं आपसे पूछूं ट्रायंगल डीएफ का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होगा? ट्रायंगल डीएफ का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है मेरे प्यारे तीनों साइड के सम, तीनों साइड का सम। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो तीसरी साइड के पैरेलल होते हैं, आधी होती है, जैसे डी और ई। साइड एबी और एसी का मिड पॉइंट, तो डी क्या है? बीसी का आधा, आधा है। एबी का बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो डीएफ क्या है? डीएफ एसी का आधा मेरे प्यारे भाई, है ना? साइड एसी और बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो डीएफ क्या है? एबी का आधा। आप बोलोगे हां जी सर। तो ट्रायंगल डीईएफ का पेरीमीटर क्या है? एबी बटे 2 प्लस बीसी बटे 2 प्लस एसी बटे 2, एबी बटे 2 प्लस बीसी बटे 2 प्लस एसी बटे 2, यानी कि ओरिजिनल ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल डीएफ का जो पेरीमीटर है वो ट्रायंगल एबीसी के पेरीमीटर का आधा होगा, और एरिया जो है ट्रायंगल एबीसी के पेरीमीटर का 1/4 होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, सब बच्चे अपने कॉपी में कंसेप्ट का उतार लेंगे कि आप किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मध्य बिंदु को मिलाते जो ट्रायंगल बनता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको मीडियल ट्रायंगल बोलते हैं। जब तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो चार ट्रायंगल बनेंगे, चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, आपको दिखाई दे रहा है। सभी ट्रायंगल का एरिया ऑरिजिनल ट्रायंगल एरिया का 1/4 1/4 होगा। पेरीमीटर की बात करें तो ट्रायंगल डीएफ की हर साइड आधा हो चुकी है, हर साइड आधा हो गई, तो पेरीमीटर भी आधा होगा, यानी ट्रायंगल डीएफ का पेरीमीटर एबीसी का हाफ होगा। कांसेप्ट है। सवाल करके बताओ, इस पे सवाल आपके सामने 84 नंबर जवाब लेटेस्ट इसी साल के पेपर में क्वेश्चन आया करेंगे। वो तो ये शाश्वत ट्रायंगल एबीसी में डीईएफ क्रम से एबीसी के मिड पॉइंट है, बीसीए सीए बी है, तो ट्रायंगल डीएफ का पेरीमीटर, जैसे बात ट्रायंगल डीएफ मीडियल ट्रायंगल है, इसका जो पेरीमीटर होगा वो ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा होगा। या तो इन तीनों को जोड़ के आधा कर लिया, तुरंत आधा कर दिया, 25.6 का 12.8, 18.8 का 9.4 और 20.4 का 10.2, ये आएगा पेरीमीटर, जोड़ेंगे 4 2 6 8 14 हैं, और दो तीनों 12 यानी कि 32.4 आ जाएगा। ये ऑप्शन आंसर है, सभी बच्चे कर पाए ना। इतने प्यारे प्यारे वाले उत्तर तुरंत बताते हैं। 86 नंबर सवाल करिएगा दोस्तों, प्यारा सवाल है ये, ठीक है ना? कौन करेगा इस सवाल को? जल्दी बताते हैं, कौन कौन से शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई? आज मैं फिल्म देखूंगा टॉप गन, टॉम क्रूज की। ट्रायंगल एबीसी में बीसी 24 सेंटीमीटर है, तो मेरे प्यारे आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है। बोला साइड बीसी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ट्रायंगल एबीसी का एरिया है 120, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है। एडी जो है परपेंडिकुलर बीसी पे, जो लाइन है एडी ये बीसी पे परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ बीडी एंड एसी, बीडी के मिड पॉइंट, बीडी के मध्य बिंदु और एसी के मिड पॉइंट, एसी के मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है, डिस्टेंस आपको बतानी है, जवाब दो कैसे करेंगे? बीडी के मिड पॉइंट और एसी के मिड पॉइंट की डिस्टेंस आपको बतानी है। पर बच्चों सुनो मेरे प्यारे, बीडी के मिड पॉइंट, ये बीडी का मध्य बिंदु मैंने मान लिया पी, और एसी का बीडी का मिड पॉइंट मैंने मान लिया सपोज पी, और एसी का मिड पॉइंट क्यू, पी को आपको बताना है। सबसे पहले तो आप बताओ, अगर ट्रायंगल एबीसी का बेस बीसी 24 है, एरिया 120 है, तो ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी? जवाब दो। ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा हाइट एडी की लंबाई होगी 10। अरे हाइट 10 होगी ना, एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर एरिया 120 है तो आधार और ऊंचाई का प्रोडक्ट 240 होना चाहिए, 24 240 का आधा करोगे तब जाके एरिया 120 आएगा, तो एडी की लंबाई 10 आ गई। अब पी क्यू की लंबाई बतानी, बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्त, एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री करेंगे मेरे प्यारे भाई। देखेंगे मेरे दोस्त, प्यार से समझने की कोशिश करेगा, मजा आ जाएगा, है ना? बहुत ही कंसेप्चुअल ओवर कंसेप्चुअल सवाल है भाई। अगर ये क्यों मिड पॉइंट है, मैं अपनी मर्जी से पॉइंट क्यों से पैरेलल लाइन खींचूं, अगर पॉइंट क्यों से पैरेलल लाइन खींचूं, समांतर लाइन खींचूं इसके बीसी के, तो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर जाके मिलेगा। जैसे बात है अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर जाके मिलेगा, आप बोलोगे आंसर अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर जाके मिलेगा। अगर मैं पॉइंट क्यों से पैरेलल लाइन खींचूं अपनी मर्जी से बीसी के पैरेलल, अपोजिट साइड को मध्य बिंदु पर जाके मिलेगा। अभी तो यानी कि 24 से तुम्हारा कितना हो जाएगा? 24 का आधा 12 12। आप बोलोगे अब यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीडी को देखो, केवल ध्यान से जितना दिखाऊं केवल देखो। ट्रायंगल एबीडी को देखो ध्यान से, ट्रायंगल एबीडी को, ट्रायंगल एबीडी को देखो, एबीडी एबीडी को देखो। इस साइड बीडी का मिड पॉइंट है पी, इस साइड एबी का मिड पॉइंट है आर। तो अगर मैं पीआर को मिलाऊंगा तो मिड पॉइंट से दोनों लाइन पैरेलल होगी और लंबाई में आधा होगी। अगर एडी 10 है तो आधा आएगा 5, 10 आधा 5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई। अगर ये दोनों लाइन समांतर है 90 डिग्री, 90 डिग्री, अगर मेरे प्यारे भाई जैसे ये है, ये दो लाइन पैरेलल है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का होगा, एक खंभा सीधा खड़ा करेंगे दूसरा भी सीधा खड़ा होगा, ये 90 90। ये दोनों लाइन समांतर है, दोनों लाइन समांतर है, ये 90 ये भी 90, दोनों लाइन समांतर है 90 90। ये 12 ट्रायंगल पी आर में राइट एंगल एक समकोण त्रिभुज है। ये 5 ये 12 कितना आएगा? 13, 5 12 13, पी की लंबाई 13 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल है, बुद्धि चाहिए इसे करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन करेंगे 87 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, करो। इस सवाल का क्या आंसर है? कौन इसे करने की ताकत रखता है? ठीक है, सीरीज के पेपर का सवाल है, 2020 का बनाएंगे, जल्दी से करेंगे। यस जीवन।
बिल्कुल आएगा लेंथी क्वेश्चन, इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आया पेपर में, ये बच्चा कहता है लेंथी क्वेश्चन आएगा पेपर में। ये देखो आज की मैं, ये जो सवाल है ना, इस सीजन इसकी मैं अभी ये सीजन 2022 का सवाल है, ये लेंथी नहीं है, अभी मैं बता रहा हूं ऐसे एक सवाल नहीं 10 सवाल, अभी थोड़ी देर बाद दोपहर में सोया मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, सीजन 2022 के जो बेस्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक के उनकी है, ये लेंथी क्वेश्चन नहीं है, आता नहीं है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन लेंथी होगा, 25 पेपर 25 सवाल है, एक सवाल लेंथी होगा 5-6 लाइन का, पीछे इसका फिक्स नियम है, कोई भी फालतू नहीं होगा, ये क्वेश्चन लेंथी नहीं है, मींस का पेपर देखोगे तो 100 में से 4-5 क्वेश्चन लेंथी रहेगा, ये सवाल लेंथी नहीं है, ये लेंथी नहीं है, तो दिन में सब देखने बंद कर दो और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन 25 में से अगर एक सवाल ऐसा आ रहा है तो उसको छोड़ तो नहीं सकते ना, पढ़ना तो पड़ेगा। एक कोई बच्चा कहता है ज्योमेट्री बहुत लंबा है, बहुत बड़ा चैप्टर छोड़ दे तो सिलेक्शन नहीं होगा, हो जाएगा, ज्योमेट्री छोड़ दीजिए, लेकिन ज्योमेट्री जैसे ज्योमेट्री के 4 सवाल आने, दैट मींस 8 नंबर, 8 नंबर का। आप मुझे बताओ कि 8 नंबर आप किसी चैप्टर से छोड़ रहे हो, एक एवरेज जनता से, तो 8 नंबर एवरेज जनता से स्कोर कहां एक्स्ट्रा कर रहे हो तुम चैप्टर में, ये बताओ कि जीएस में तुम्हारे 8 नंबर बढ़ रहे हो, कि हिस्ट्री पॉलिटी में बढ़ रहे हो, कि करंट अफेयर में बढ़ रहे हो, कि वोकैबुलरी में बढ़ रहे हो, मुझे बताओ है ना। 50 क्वेश्चन मार के ज्योमेट्री खत्म होने तक 10% टूट चुकी है, नहीं होगा पढ़ने का, कि लंबा चैप्टर छोटा मोटा है नहीं, नहीं सब छोड़ने तो काम ही चलेगा। 8 नंबर आपने छोड़ दिया, मुझे बताओ 8 नंबर तुमने एवरेज लागू से स्कोर कहां पे एक्स्ट्रा, कहीं पे छोड़ा दिया, अरे तुम तो वैसे ही 60 से पेपर देने जा रहे हो टोटल में, करो ये सवाल। 85 देखो अब आया मेरे दोस्तों, सवाल लेंगे जैसे बढ़िया छोटा सवाल है, ये ध्यान सुनिएगा। ऑन ए प्लेन एरिया देयर आर टू वर्टिकल टावर सेपरेटेड बाय 100 फीट अपार्ट, एक प्लेन एरिया है ना, प्लेन एकदम समतल, उसमें दो टावर है 100 फीट की दूरी पर, छोटा टावर 40 फीट लंबा है, ठीक है, तो दो टावर है मेरे दोस्त, एक बड़ा टावर है मेरे प्यारे ऐसे दिखेगा, और एक ऐसे छोटा टावर है, छोटा टावर, ठीक है दोस्त, यहां पर मेरे प्यारे ये बड़ा टावर है और एक छोटा टावर है, ये छोटा टावर 40 फीट लंबा है, 40 फीट लंबा है, आप बोलोगे हां जी सर, और इन दोनों टावर के बीच की दूरी क्या 100 फीट है, दोनों टावर 100 फीट की दूरी पर है ना, इन दोनों के बीच की दूरी है ना, दोनों टावर के बीच की दूरी वो 100 फीट है, प्लेन जमीन 40 फीट है, अब सुनो ठीक है भाई, एक पोल ऑफ लेंथ 6 फीट, 6 फीट का एक पोल है जो इसी लाइन पर खड़ा है, दोनों टावर के बीच को मिलाने वाली लाइन पर, इसी लाइन पर दोनों टावर के बीच को मिलाने वाली लाइन पर पोल खड़ा 6 फीट लंबा, so that tip of the towers and tip of the pole are also on the same line। तो भैया दो टावर है, बड़ा टावर है, छोटा टावर है, छोटे टावर की हाइट 40 फीट है, बड़ा टावर 40 से ज्यादा होगा, समझिए दोनों टावर के बीच की दूरी 100 फीट है, दोनों टावर के बीच बेस को मिलाने वाली लाइन पर एक पोल है 6 फीट लंबा, और इस तरीके से पोल के टॉप और टावर के टॉप सेम ही लाइन पर है। अब बताओ क्या वो पोल बीच में हो सकता है? नहीं, वो पोल यहीं कहीं आगे ही होगा मेरे दोस्तों, और कहीं हो ही नहीं सकता। 6 फीट लंबा पोल है, इस तरीके से आपको बनाना है कि टावर्स के टॉप, टावर ये दोनों टावर है, ये पोल है, पोल का टॉप तीनों एक ही लाइन में आए, स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर, अब बात समझ में आई, बीच में बना देते तो लाइन के टॉप कभी सेम लाइन पे आ पाते नहीं आ पाते, इसलिए आपको पोल को यहां बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको समझनी है, आपसे ये बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द शॉर्टर टावर इज 75 फीट, इस पोल की छोटे टावर से जो डिस्टेंस है वो 75 फीट है, ये जो डिस्टेंस है 75 फीट है, आप बोलोगे सर इस पोल की शॉर्टर टावर छोटे टावर से जो डिस्टेंस है वो 75 फीट है। आपसे पूछा टॉलर टावर, बड़े टावर की हाइट आपको निकालनी है मेरे दोस्तों, करिएगा बड़े टावर की हाइट, क्लियर है। पहली बात तो टावर और पोल सीधे खंभे की तरह खड़े रहते हैं, तीनों लाइन पैरेलल है मेरे प्यारे, कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, इस सवाल को बताओ। बहुत सारे बच्चे इसमें सिमिलरिटी लगा के करते हैं, बुक्स में सिमिलरिटी सॉल्यूशन दिया होता है, इसको आगे बढ़ा लो, राइट हैंड ट्रायंगल बन जाएगा, सिमिलरिटी लगाओ करा जाएगा, लेकिन आपको क्या यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिखाई दे रही, आप बोलोगे हां जी सर हमें यहाँ पर 3 पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गोल्डन कांसेप्ट लगाऊंगा, पैरेलल लाइन मैंने आपको सिखाया था, आप भूल चुके होंगे, ठीक है दोस्त। ये 100 फीट है, 75 फीट, रेशियो कितना है 25 चौका 100, 25 75 4/3, आप बोलोगे हां जी सर ये बेस का रेशियो 4/3 है। आपको मैंने कांसेप्ट सिखाया कि जैसे जैसे आप यहाँ पे बढ़ते हैं लंबाई बढ़ती जाती है, लंबाई बढ़ती जाती है, आप 3 और 4 कदम चल रहे हैं, लेंथ बढ़ती जा रही है, लेंथ बढ़ती जा रही है, 6 फीट से 40 फीट हो गई, 6 फीट से 40 फीट हो गई, बढ़ी कितनी 34 फीट बढ़ा, 3 कदम चलने पर 34 फीट बढ़ा है, 3 कदम आप चले 6 फीट से 40 फीट हो गए, कितना बढ़ा 34, 3 कदम चलने पर 34 फीट बढ़ा, तो 1 कदम चलने पर बढ़ेगा, 1 कदम चलने पर 34/3 फीट बढ़ेगा, 4 कदम चलने पर कितना बढ़ेगा मल्टीप्लाई बाय 4, आप बोलोगे हां जी सर, यानी 40 फीट से आपकी लंबाई इतनी बढ़ जानी चाहिए, ये बड़े टावर की हाइट आएगी, आप बोलोगे हां कि ना, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया था, हैं याद है किसी को? जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाते हैं लंबाई बढ़ती जाती है, 6 से 40 फीट बढ़ी, कितनी 34 फीट, 3 कदम चलने पर 34 फीट बढ़ी, 40 से मेरे दोस्तों देखना कितनी बढ़ेगी, 3 कदम पे 34 फीट बढ़ी, 1 कदम पे 34/3, 4 कदम पे बढ़ेगी, कितना मल्टीप्लाई 34 4/3 बढ़ जाएगी, 34 चौका 136, 136 को 3 से भाग करेंगे अप्रॉक्स 45 आएगा, 40 + 45 85 फीट, यानी 85 फीट सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, शानदार, ये किसी बुक में इस तरीके के शॉर्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है, टीचर्स भी नहीं पढ़ाते, चलो कोई बात नहीं। और इसी के साथ आपके चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें हमने सिमिलरिटी और बहुत अच्छी तरीके से देखा, मिड पॉइंट और टेल्स, हर तरीके के हमने सवाल प्रीवियस सारी टाइप हमने कवर की है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट शीट की तरफ, ज्योमेट्री की शीट नंबर 6, सब लोग अपनी कॉपी में हेड डालेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, हिंदी वाले भाई लिखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, शीट नंबर 6 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता। सर्वांग समता पहले जैसे आपको सिमिलरिटी सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलरिटी का मतलब क्या है भाई, ऐसे दो ट्रायंगल जिनका साइज बेस अलग अलग हो, देखने में छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन उनकी शेप सेम हो, जैसे कि बाप बेटे देखने में छोटे बड़े होते हैं लेकिन उनकी शेप सेम होती है, उनका डीएनए सेम होता है। वैसे सर्वांग समता का क्या मतलब, हिंदी में मतलब समझिएगा, सर्व का मतलब सारे, अंग का मतलब अंग, ट्रायंगल में कौन से होंगे, भुजा और कोण, भुजा कोण होते हैं, सम का मतलब समान, यानी कि ऐसी दो आकृतियां जिनके सारे अंग समान हो, उनकी सारी कोण बराबर हो, सारी भुजाएं बराबर हो, सारी माध्यिकाएं बराबर हो, सारी ऊंचाइयां बराबर हो, एरिया बराबर हो, पेरीमीटर बराबर हो, सब कुछ बराबर हो, मतलब ऐसे दो ट्रायंगल, ऐसी दो आकृति जिनका साइज भी सेम हो और जिनकी शेप भी सेम हो, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब साइज एंड शेप शुड बी सेम, साइज एंड शेप शुड बी सेम। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, समझे? जैसा हम सभी को कांसेप्ट समझ में आ गया, 125 का रेशियो लिया था भाई हमने, ठीक है ना। तो ऐसे दो ट्रायंगल जिनका साइज भी बराबर हो, उनका शेप भी बराबर हो, उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। मतलब मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं, ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाया और दूसरा ट्रायंगल मेरे प्यारे भाई मैंने आपके सामने बनाया, ये बच्चों ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल मेरे प्यारे भाई डीईएफ है, डीईएफ। मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए अलग अलग, ठीक है, फर्क समझना, एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है मेरे दोस्तों वो एंगल एफ के बराबर है। तो मैं आपसे पूछूं बताओ ये दोनों ट्रायंगल कैसे एंगल एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है मेरे प्यारे भाई एंगल ई के बराबर है और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। तो आप देखते कहोगे सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एक दूसरे के समरूप है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा, इनका साइज बेशक अलग अलग है बट इनकी शेप जो है मेरे दोस्तों सेम है, तो ये है सिमिलर ट्रायंगल। आप बोलोगे जी मैं बता चुका हूं, तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, जबकि कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है, ऐसे दो ट्रायंगल जिनका साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो, मतलब जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर जरूर होंगे, लेकिन जो ट्रायंगल सिमिलर है जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। भाई दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब उनका साइज भी बराबर है, शेप भी बराबर है, मतलब सिमिलर तो होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दो ट्रायंगल आपको सिमिलर बता दिए तो कॉन्ग्रुएंट भी हो, सिमिलर होने का मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट होने की कोई गारंटी नहीं है। अब मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, ये दो ट्रायंगल मेरे प्यारे भाई हिंदी में लिखा हूं, ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा। मैं आपसे कह देता हूं कि एंगल ए के सामने की साइड बीसी और एंगल डी के सामने की साइड ईएफ बराबर है, बीसी और डीएफ बराबर है, बस इतना कहते ही मैं समझ गया मेरे दोस्तों कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। भाई ये क्या करस्पॉन्डिंग साइड, एंगल ए के सामने की साइड बीसी, एंगल डी के सामने की साइड ईएफ, बीसी और ईएफ, सॉरी
BC और EF क्या है बच्चों? करस्पॉन्डिंग साइड है। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 है। अगर किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल में किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुज में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 है तो हर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। एंगल B के सामने की साइड AC या एंगल E के सामने की साइड DF ये भी इक्वल होगा। AC और DF मेरे दोस्तों इक्वल होगा। आप बोलोगे हां जी सर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आपको 1:1 दिया है। एंगल C के सामने की साइड यहां पर AB और एंगल F के सामने की साइड यहां पर DE मेरे दोस्तों ये भी इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर AB और DE, तो यानी कि ये दो ऐसे ट्रायंगल मेरे प्यारे जिसके तीनों साइड भी बराबर हैं, तीनों साइड भी बराबर हैं और तीनों एंगल भी बराबर हैं। तो दोनों ट्रायंगल क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है और ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। मतलब इस ट्रायंगल को उठा के अगर आप इसके ऊपर रख दो तो जस्ट इसके ऊपर एकदम पक्का फिट बैठ जाएगा। अगर आप इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखोगे ना तो बिल्कुल पूरा पूरा इसके ऊपर फिट बैठेगा, छोटा रहेगा ना बड़ा, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर फिट बैठेगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ABC सॉरी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ABC इस कॉन्ग्रुएंट ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, सिमिलरिटी के नीचे बराबर का साइन लगाते हैं। इससे ट्रायंगल DEF के। तो भैया दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है सर्वांग सम इसका मतलब ये है क्योंकि तीनों साइड भी बराबर है, तीनों एंगल भी बराबर है, तीनों मध्यिका भी बराबर है, तीनों एल्टीट्यूड भी बराबर है, तीनों एरिया भी बराबर है, सब कुछ इक्वल है। यानी कि इनका साइड भी बराबर है, इनका शेप भी बराबर है। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो पूरा पूरा फिट बैठेगा। जबकि एंगल्स भी सेम है, तीनों कोण बराबर है, लिखा है तीनों साइड बराबर है, तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग सम मतलब सारे अंग मतलब भुजाएं, कोण, मध्यिका सब मतलब समान, सारे अंग समान होंगे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो गारंटी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है तो गारंटी है कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर जरूर होंगे, उनका साइड भी बराबर है, उनका शेप भी बराबर है। ठीक है जी? आप बोलोगे जी सर, अगर किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 आ जाए या इक्वल आ जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं, सर्वांग सम बन जाते हैं। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल में कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट आपने एक मैसेज कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, ये मतलब हुआ कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है बात समझे? सिमिलरिटी का मतलब कि आपने एक मैसेज के भाव को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट किया। ठीक है जी? अगर किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर या 1:1 हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। भैया करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगी तो क्या बन जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है? ये मतलब है कॉन्ग्रुएंसी का। समझ में आया? दो ट्रायंगल है बेसिकली। ठीक है? चलो बताओ एक बार। सर AC इक्वल टू DF कैसे हो बेटे? AC और DF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो सब चीज बराबर ही है ना। चलो आगे चलते हैं। नाउ ध्यान सुनिएगा। छाप लिया? वेरी गुड। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगर आपके सामने दो ट्रायंगल दे रखे, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब आप देखिए समझिए कि वो दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल बराबर होंगे, साइड बराबर होंगी, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉपी पेस्ट हैं, जुड़ा है, एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखोगे तो पूरा फिट होगा। हम कैसे पता लगाएंगे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है हम कैसे पता लगाएंगे? तो मेरे पहले यहां पे लिखा हूं कंडीशन, कंडीशन टू बी कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम होने की शर्त। हिंदी वाले भाई लिखेंगे सर्वांग सम होने की शर्त। ऐसा नहीं कि आपके सामने दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? आप प्रकार निकाल के लाओ, चांदा निकाल के लाओ, पैमाना निकाल के लाओ और पैमाने से नापो, हां तीनों साइड बराबर आ रही है। फिर चांदे से तीनों कोण नापो, हां तीनों कोण बराबर हो रहे हैं, आप तसल्ली होगी कॉन्ग्रुएंट है। इतना नहीं करना, आपको सारी साइड और सारे एंगल को नापने की जरूरत नहीं है। तो अंदर की तरह आप क्या करो, कुछ शर्तें हैं, उतनी शर्त मान ली, अगर उतनी शर्त सेटिस्फाई हो गई तो आप सोच लोगे, आप कह दोगे कि हां जी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। ठीक है? आपको हर चीज को वहीं की तरह बार-बार चेक करने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें हैं बस वो आपको पूरी होती हुई दिख गई, आप कह देंगे कि हां ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है। बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सबसे पहली है SSS, अभी बच्चों को याद होगा, पढ़ा होगा है ना? हिंदी में हम इसको कहेंगे साइड साइड साइड। SSS साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। मतलब अगर आपके सामने दो ट्रायंगल ऐसे दे रखे हैं मेरे प्यारे, दो ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, तीनों साइड बराबर है। बस इसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप देखते कह दोगे कि दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एग्जांपल लेके बता रहा हूं। सबसे पहले SSS साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझिए। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल के तीनों भुजाएं बराबर है तो सर्वांग सम होंगे, मतलब तीनों कोण बराबर होंगे, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट एक दूसरे की, पहली शर्त। कंडीशन नंबर 2 SAS साइड एंगल साइड का कंसेप्ट है अगला, साइड एंगल साइड। पहले बच्चे अगर आपके सामने साइड एंगल साइड सीक्वेंस में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता शिवानी, पर इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दूंगा तो सीक्वेंस तो बदल जाएगा, लेकिन होंगे तो कॉन्ग्रुएंट ही। ठीक है भाई? दूसरी कंडीशन है SAS साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। मैं आपके सामने मेरे प्यारे दो ट्रायंगल बनाता हूं, इस प्रकार से दो ट्रायंगल मैं आपके सामने बनाता हूं, है ना? दो ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाए ABC और दूसरा ट्रायंगल बच्चों DEF। इसमें दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है ना? साइड AB जो है वो साइड DE के इक्वल है, साइड AC जो है वो DE के इक्वल है, DF के इक्वल है, दो साइड बराबर है। और दो साइड और उन साइड के बीच वाला एंगल ही होना चाहिए, साइड के बीच वाला एंगल, दो साइड बराबर है और उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल, ऐसा नहीं कोई भी एंगल, बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, दो साइड बराबर है और उनके बीच का एंगल आपको बराबर दिख जाता है। तो अगर ऐसा आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो आप देखते कहेंगे ये एक ही खानदान के हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांग सम, यानी इसकी तीसरी भुजा बराबर हो जाएगी, बाकी दोनों एंगल बराबर होंगे। इसको उठा के यहां पर रखेंगे तो दोनों मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल फिट बैठेंगे। अगर किन्हीं दो अलग-अलग ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, उनके बीच का एंगल बराबर है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है प्यारे भाई? बोलो हां। तो पहला है SSS, ठीक है मेरे प्यारे भाई, दूसरा है SAS। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन ASA एंगल साइड एंगल। ये बात तो ध्यान रखिएगा, अगर किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल में, अगर किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुजों में, सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। ये तो रामबाण लिख लो। इफ इन सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल देन दे विल बिकम कॉन्ग्रुएंट। समरूप त्रिभुजों में मेरे प्यारे भाई अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। थर्ड कंडीशन एंगल साइड एंगल, और ये इसी की जो मैंने आपको परिभाषा बोली ना उसी में छुपा हुआ है। दोस्तों मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं, गोरे गोरे ट्रायंगल बनाऊंगा मैं आपकी तरह। मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए, इसमें दो एंगल बराबर है, ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा, दो एंगल बराबर है। तो मेरे प्यारे भाई जाहिर सी बात है, अगर दो एंगल बराबर है बच्चों, दो एंगल बराबर है, एंगल एंगल है, दो एंगल बराबर है, तो जाहिर सी बात है आपको दो एंगल बराबर दिए हैं तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो यहां से मुझे ये तो पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा, सिमिलर तो ये हो गए। अगर अब इन्हें कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दी, कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दी तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं, इन दोनों एंगल के बीच की साइड, इन दोनों एंगल के बीच की साइड, आपको ये वाली साइड मेरे दोस्त इक्वल दी, ये वाली साइड बराबर दी दोनों में, ये वाली साइड मेरे प्यारे बराबर दी थी। तो मेरे दोस्तों दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो थी अभी। अब इस एंगल के सामने की साइड ये है, क्या सुनिए ट्रायंगल ABC नाम देता हूं, ये वाला ट्रायंगल DF, और यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड की लंबाई आपको इक्वल दी है ना, इस एंगल के सामने BC है, इस एंगल के सामने EF, इस वाले में दिया हुआ है। अब यहां पे मेरे दोस्तों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, पॉइंट नंबर 4 RHS, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है RHS। ठीक है ना? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से, प्रेम भाव से। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए जाएं, अगर आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए जाएं मेरे प्यारे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए जाएं, एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, तो पहली बात तो इनमें बराबर ये है कि दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, केवल राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। और इनका हाइपोटेन्यूस सेम है मेरे प्यारे, हाइपोटेन्यूस कर्व बराबर है, और हाइपोटेन्यूस के अलावा, हाइपोटेन्यूस के अलावा कोई भी एक साइड इक्वल हो, हाइपोटेन्यूस के अलावा कोई भी एक साइड इक्वल हो,
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मुझे एग्जांपल के लिए दोनों का हाइपोटेनस बराबर है। एग्जांपल ले रहा हूं धीरे-धीरे। कोई एक साइड इक्वल है, हाइपोटेनस के अलावा कोई एक साइड इक्वल है, हाइपोटेनस साइड एक साइड इक्वल है, तो पाइथागोरस से सवाल में आपको ये दिया हुआ है, दोनों राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनस बराबर है, कोई एक साइड बराबर है। पाइथागोरस से तीसरी साइड इक्वल आ जाएगी। जब पाइथागोरस ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, एग्जांपल ले रहे हैं, और जब तीनों ही साइड बराबर होंगी तो कैसे होंगे? ये दोनों ही मेरे प्यारे भाई राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, उनका हाइपोटेनस सेम है, कोई एक साइड बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो जाएंगे आरएचएस की प्रॉपर्टी से। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। चलिए, ये सारी मैंने आपको समझाई मेरे दोस्तों थोड़ी। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है पहले मैंने आपको समझाया। कॉन्ग्रुएंसी चेक करने की क्या-क्या शर्तें हैं मैंने आपको समझाया एग्जांपल से। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सी सवाल सीट नंबर 6 बताइए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 करो। जी, आसान सी बातें हैं। ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, सी बराबर पी क्यू है तो क्या होगा? जैसी बात आप देखते ही पता सकते हैं कि अगर तीनों साइड बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखो मैंने आपको बताया जैसे सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह ही करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखना है। ए बी बराबर क्यू आर, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर आना चाहिए, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर आना चाहिए तो पी आर है, गलत बात। ए बी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर आना चाहिए, पी क्यू है, गलत बात। ए बी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर आना चाहिए, आ रहा है। ए बी के करस्पॉन्डिंग आर पी हो रहा है, गलत। एक ही आंसर है, सी खत्म। ठीक है, अगर दो कंडीशन मैच लगे तो एक और चेक कर लेते हैं, वाली चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से करना बेस्ट है, सी बी एस ट्रायंगल पी आर। अगला क्वेश्चन। ये ना देखो पहले पी लेवल के सवाल कर रहा हूं आसान, फिर हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, लेवल बढ़ाएंगे, बताओ जल्दी से। एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में एंगल ए 55 है, एबी बराबर डीई, एसी बराबर डीएफ। ई 85 85 डिग्री है, एफ 40 डिग्री है। एबीसी और डीएफ किस गुण से सर्वांग सम है? एबीसी ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ किस प्रॉपर्टी से? लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहा हूं आपको 2022 के सीजन का। किस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग सम है? बताइए बच्चों, बता दो। यार भाई अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि एंगल ए 55 है, ई 85 है, एफ 40 है, तो 85 40 एंगल डी कितना बचेगा? 125 है, 125 होना चाहिए 55। यानी कि मेरे दोस्तों एबी एबी बराबर डी, एसी बराबर डीएफ है ना। एबी और एसी ना दो साइड इक्वल है, देखो चित्र बनाने की जरूरत है, दो साइड इक्वल है। एबी जो है डी के बराबर है, एसी डीएफ के बराबर है। दोनों साइड के बीच में एबी एसी के बीच में एंगल क्या आ रहा है? डी और डीएफ के बीच में एंगल आ रहा है, तो दो साइड बराबर हो रही है, उनके बीच का एंगल बराबर हो रहा है। तो यानी कि ये साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है। ये ऑप्शन करेक्ट है। दो साइड बराबर आ रही है, दोनों अलग ट्रायंगल है और उनके बीच का एंगल इक्वल हो रहा है। वहां ए 55 है, वहां डी 55 है, तो ये साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर लेंगे हम लोग 3। जी ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ स्टूडेंट्स। रेशियो हम बिल्कुल रेशियो इक्वल नहीं, रेशियो 1:1। अरे किसी ट्रायंगल में तीन एंगल का 180 होता है, तो तीसरा निकाल सकते 180 में से काट के। ये बताओ ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ दो ऐसे ट्रायंगल हैं कि एबीसी एबीसी सिमिलर है एफडी के। एबी 5 है, बी 40 है, ए 80 है, तो कौन सा करेक्ट है? तो एबी 5 है। अगर एबी 5 है मेरे दोस्तों तो एबी के करस्पॉन्डिंग साइड एबी के करस्पॉन्डिंग साइड एफडी, एफडी 5 होनी चाहिए। एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफडी। अगर एबी 5 है तो एबी के करस्पॉन्डिंग साइड तो एफडी आनी चाहिए ना मेरे प्यारे भाई। गड़बड़ है, गड़बड़ है। एंगल बी 40 तो बी के करस्पॉन्डिंग सी 60, सी के करस्पॉन्डिंग आएगा ई। ये है तो सही मेरे दोस्तों, मैं बार-बार बात कर दिया 5 ही ऊपर है। पहला ऑप्शन भाई अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो करस्पॉन्डिंग इक्वल होगी ना, एबी एबी के करस्पॉन्डिंग एफडी आना चाहिए, एबी 5 है तो एफडी 5, ये सब डी रहेगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें एफडी 5 है। भाई अगर एंगल बी 40 है, ए 80 है, तो एंगल सी कितना होगा? 3 एंगल का 180, 8 4 22 20 60। एंगल सी 60 है, अगर एंगल सी 60 है तो सी के करस्पॉन्डिंग एंगल ई भी 60 है, ये भी 60 आ रहा है। पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर 4 ये करेंगे दोस्त। भाई मेरे को ऐसे सवाल आने प्रचलन में है काफी। ट्रायंगल पीक्यूआर और ट्रायंगल एसटीयू इंग्लिश में देखो, एबीसी एफडी एबी 5 सब कुछ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं इंग्लिश में। चलो बताओ ट्रायंगल पीक्यूआर ट्रायंगल एसटीयू दोनों कॉन्ग्रुएंट है अंडर एसी, एंगल साइड एंगल है ना, दो एंगल बराबर उनके बीच की साइड बराबर है। एक्स और वाई के मान पूछे रेस्पेक्टिवली, एक्स और वाई के मान भाई 4 सेंटीमीटर है मेरे दोस्तों। अगर ये 6 7 30 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा कि नहीं होगा? तो ये 90 है तो एंगल वाई 90 आएगा, वाई 90 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन वाई 90 ही करेक्ट हो जाएगा। ये 30 डिग्री है मेरे दोस्तों, 30 डिग्री आएगा, एक्स 30 डिग्री आएगी, बी ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो इससे आसान सवाल तो होता ही नहीं है। आखिरी क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 5 करो। इनका गिनती कर, देखिए कौन सा विकल्प ट्रू है, बताओ कौन सा विकल्प ट्रू है? ये 60 डिग्री, ये 50 6 5 11 आगे 70, सही होना चाहिए। ये 60 70 कितना आगे 50, तीन एंगल तो बराबर आ गए, तीन एंगल बराबर आ गए। अब देखो 50 डिग्री के सामने की साइड एसी और 50 डिग्री के सामने की साइड डीई, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर रखी है, करस्पॉन्डिंग साइड 50 डिग्री के सामने एसी या 50 डिग्री के सामने डी, जब करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे मेरे प्यारे, कॉन्ग्रुएंट। 60 60 की जगह क्या लिखा? ए के करस्पॉन्डिंग ई आएगा, ए के करस्पॉन्डिंग ई आएगा, ए के करस्पॉन्डिंग ई आएगा, कौन सा उत्तर है? ये ऑप्शन खत्म। तो मुझे लगता है ये बात सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई है, बहुत बढ़िया सवाल था। आज इतना ही, छोटे स्टूडेंट्स, बाकी कल बाय।